नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है एक नए लाइव सेशन के अंतर्गत। आई होप आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो साथियों, आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत एक अहम रोल अदा करता है। प्रत्येक एग्जाम के अंतर्गत तकरीबन 6 से 7 क्वेश्चन या मिनिमम आप लगाओ 110 तो क्वेश्चन आते ही हैं। साथियों, हम जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है अधिगम या लर्निंग। साथियों, सबसे पहले तो हम जाने अधिगम का शाब्दिक अर्थ। अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। इसके इसके बाद में यदि हम चर्चा करें कि अधिगम होता क्या है, तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार में वांछित परिवर्तन ही अधिगम है और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। तीनों परिभाषाएं प्रत्येक एग्जाम के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगी। व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। इन तीनों परिभाषाओं में से कोई भी परिभाषा एग्जाम में आ जाए आपको, हालांकि ये परिभाषा भी सही है, इसके अलावा हम दूसरी परिभाषा देखें। व्यवहार में वांछित परिवर्तन, वांछित परिवर्तन ही अधिगम है। इसके अतिरिक्त व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। तो साथियों, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है, अर्थात जैसे कि हम किसी भी बालक को खेलने के लिए, जैसे जो बाल्यावस्था के अंतर्गत होता है, वो खेलने के लिए नीचे उसको आंगन में छोड़ देते हैं और वो चूल्हे के पास में चला जाता है या फिर किसी भी आग के पास में चला जाता है, और जैसे ही वो आग को छूता है तो तुरंत झटके से पीछे हाथ को लेता है। अर्थात उसने व्यवहार किया कि बालक ने आग को हाथ लगाया और तुरंत उसके प्रतिक्रिया की कि हाथ को झटके से वापस खींच लिया। इसके उपरांत यदि बालक यह क्रिया करने के उपरांत भी बालक दोबारा यदि उसी आग को हाथ लगाता है तो इसका तात्पर्य हुआ कि अधिगम बालक का नहीं हुआ। अधिगम तभी होगा जब स्थायी परिवर्तन होगा व्यवहार में, अर्थात बालक जब आग के हाथ लगा देता है वो झटके से हाथ को पीछे खींच लेता है। इसके तदुपरांत कभी भी बालक आग को देखकर उसके बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएगा और वो उसके जो मस्तिष्क में यह धारणा बन जाएगी कि कभी भी आग के हाथ लगाऊंगा तो मुझे जलन महसूस होगी या फिर मुझे आग के हाथ नहीं लगाना। अर्थात व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हो जाता है तो उससे अधिगम कह दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हम परिभाषाओं की बात करें तो एक क्रो एंड क्रो महोदय हैं, जिनके अनुसार आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्ति, हम इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि सबसे पहले तो यह जानना अनिवार्य है कि क्रो एंड क्रो जेंट्स नहीं है, दो लेडीज मनोवैज्ञानिक थी। तो आज क्रो एंड क्रो मतलब दो क्रो या फिर दो कौवा आज एक
तीसरी बात बताएंगे। इस प्रकार याद रख सकते हैं हम, या फिर दो कोआ आज एक नई बात बताएंगे, इस प्रकार हम याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से आज। तो पहले ऐसे हुआ अर्थ आदत, दूसरे ऐसे अभिवृत्ति, और जैसे हुआ ज्ञान। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है, का अर्जन करना ही अधिगम है। अर्थात दोस्तों, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन कर लेना, जिस मतलब कि किसी भी व्यवहार के अंतर्गत आदतें, अभिवृत्ति और ज्ञान का हम अर्जन कर लेते हैं तो अधिगम कहलाता है वो, क्रो एंड क्रो के अनुसार। इसके तदुपरांत एक महान मनोवैज्ञानिक जिनका नाम वुडवर्थ, वुडवर्थ का कहना है कि सीखना ही, अर्थात उनके अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। इसको याद रखने के लिए हम वुडवर्थ के वैसे विकास को याद रख सकते हैं। हम इन्होंने अनुभवों में वृद्धि ही अधिगम, ये भी परिभाषा दी थी। इसके बाद में एक और महान मनोवैज्ञानिक हुए हिलगार्ड महोदय। हिलगार्ड महोदय के अनुसार नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। अर्थात बच्चे के सामने नवीन परिस्थितियां दे दी जाती हैं और बालक उनमें अपने आप को अनुकूलित कर ले तो वह अधिगम कहलाता है, या फिर अधिगम उस बच्चे का पूर्ण रूप से हो पाता है। अर्थात नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना। अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। साथियों, सबसे पहले हमने आज जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं, अधिगम, लर्निंग, जिसका शाब्दिक अर्थ जाना, वो है सीखना। इसके उपरांत हमने कुछ परिभाषाएं जानी, जिस प्रकार से कि जिसके अंतर्गत व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, या हम यूं कहें कि व्यवहार में वांछित परिवर्तन ही अधिगम है। और इसकी सबसे सटीक परिभाषा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। हमने इसको उदाहरण के माध्यम से देखा कि एक बालक किस प्रकार आग की भट्टी के पास जाता है और आग की भट्टी के अंतर्गत हाथ डालता है और झटके से बाहर निकालता है। इसके तदुपरांत ये प्रतिक्रिया होने के बाद में बालक दोबारा कभी भी ना तो आग के पास जाता है और ना ही आग में हाथ डालता है। अर्थात बालक का अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हो गया। या हम ऐसे कहें कि बालक या फिर कोई भी किशोर साइकिल चला रहा है, तो साइकिल चलाना सीखा अभ्यास से, बार बार उसने अभ्यास किया, बार बार साइकिल गिरी। इसके बाद में अंततः बालक पूर्ण रूप से साइकिल चलाना सीख जाता है। इसके बाद में कभी भी वो बालक, उसको लाइफ टाइम कभी भी आप साइकिल देंगे तो वो साइकिल चलाना भूल नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार बालक का अधिगम स्थायी हो जाता है।
जैसे वैसे ही ठीक है, स्कूटी दें हम बच्चे को या फिर किसी को भी, तो बालक अभ्यास के माध्यम से बार बार प्रतिक्रियाएं करके और स्कूटी चलाना सीख जाता है। इसके तदुपरांत वो कभी भी जैसे 2-4 साल के लिए बाहर चला गया, इसके बाद में ऐसा नहीं होता है कि स्कूटी या साइकिल चलाना भूल जाए, अर्थात उसने अधिगम स्थायी रूप से किया है। तदुपरांत हमने क्रो एंड क्रो महोदय की परिभाषा देखी कि आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्ति का अर्जन करना ही अधिगम है। इसके इसकी जो नॉर्मल हमने ट्रैक रखी थी याद करने की, आप आपके हिसाब से कुछ भी ट्रैक रख सकते हैं जो आपको सुटेबल हो। हमने रखा कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार आदतों का, अभिवृत्तियों का और ज्ञान का बच्चा जो अधिगम कर ले, अर्जन कर ले, तो वो मान लिया जाता है कि अधिगम हो गया। तदुपरांत हमने वुडवर्थ महोदय की परिभाषा देखी कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, सीखना निश्चित विकास के अनुरूप होता है। अर्थात इनकी दूसरी परिभाषा भी थी कि अनुभवों में वृद्धि ही अधिगम है। तदुपरांत हमने अंतिम परिभाषा, नेक्स्ट परिभाषा हेलगार्ड महोदय की देखी, जिसके अंतर्गत नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। बालक के सामने कुछ भी नई परिस्थितियां दे दी जाएं और उनको धीरे धीरे बालक अपने अनुसार ढाल लेता है उन चीजों में, या फिर किसी भी परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित हो जाता है बालक, तो अधिगम कर लिया जाता है उसके अनुसार। तदुपरांत हम नेक्स्ट परिभाषाएं पढ़ें। सबसे पहले हमने परिभाषा पढ़ी क्रो एंड क्रू महोदय की, तदुपरांत हम परिभाषा वुडवर्थ महोदय की पढ़ी, उसके बाद हेलगार्ड महोदय की। अब हम परिभाषा गैटस एवं अन्य महोदय, गैटस एवं अन्य, गैटस एवं अन्य महोदय के अनुसार प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अर्थात किसी भी चीज की हम प्रशिक्षण लें या फिर अनुभव लें उस चीज का, तो उसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, तो वही अधिगम है। अर्थात जैसे कि हम पिछले उदाहरण में हमने बताया कि साइकिल चलाना बच्चा सीख जाता है, प्रशिक्षण लेता है बच्चा, या फिर आप किसी भी ट्रेनिंग कोर्स किए होंगे आपने, उसके अंतर्गत आपने बच्चों को पढ़ाना सिखाया होगा, या फिर आपने कुछ प्रशिक्षण लिया या बच्चों को देखकर किस प्रकार पढ़ाना है। माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत आपने साथी, जो टीचर है साथी है, उसको भी ध्यान में रखा, जो अनुभव लिए वहां से किसी भी कोर्स के माध्यम से, उनके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन हुआ। अर्थात आप बच्चों को ठीक वैसे या और भी उचित ढंग से पढ़ाना सीख गए, तो अनुभव कहलाता है, सॉरी अधिगम कहलाता है वो। गैटस एवं अन्य महोदय के अनुसार परिभाषा थी प्रशिक्षण एवं अभ्यास, प्रशिक्षण एवं अभ्यास द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। प्रशिक्षण एवं अभ्यास द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। इनके अतिरिक्त गिलफोर्ड महोदय हैं, नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड महोदय। गिलफोर्ड महोदय के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण गिलफोर्ड महोदय के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन
व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गिलफोर्ड महोदय की जो परिभाषा है उसके अनुसार, जैसे कि ये एक रामुड़ी है और ये इसका भाई श्यामुड़ी। तो ये रामुड़ी और ये श्यामुड़ी। साथियों, रामुड़ी श्यामुड़ी के थप्पड़ लगा देता है, अर्थात रामुड़ी ने व्यवहार किया, ये डंडे से श्यामुड़ी का सिर फोड़ दिया। फोड़ने के फैसे, फोड़ को याद रख सकते हैं हम। तो रामुड़ी ने श्यामुड़ी के थप्पड़ या लाठी से कोई प्रहार कर दिया, अर्थात व्यवहार किया उसने। क्या किया व्यवहार? कि उसने एक थप्पड़ लगा दिया या फिर लाठी चार्ज किया इसके ऊपर। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, इस रामुड़ी के व्यवहार के कारण श्यामुड़ी के व्यवहार में परिवर्तन हुआ, अर्थात श्यामुड़ी ने रामुड़ी को वापस से थप्पड़ लगाया या फिर डंडे से उसकी पिटाई की। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गिलफोर्ड महोदय के अनुसार जैसा रामुड़ी ने व्यवहार किया, सेम श्यामुड़ी ने भी उसके साथ वैसा व्यवहार कर दिया, अर्थात अधिगम इन दोनों के अंतर्गत हो गया। तदुपरांत एक नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक की बात करें हम, स्किनर महोदय। स्किनर महोदय के अनुसार व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। इनके अतिरिक्त पावलोव महोदय की बेहतरीन परिभाषा जिसको जाने हम, पावलोव महोदय के अनुसार अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है, अर्थात अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण करना ही अधिगम है। इनका कहने का तात्पर्य है पावलोव महोदय का कि जो अनुकूलित अनुक्रिया है या फिर किसी प्रकार की हम अनुक्रिया कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण हो जाता है, या फिर बार बार अभ्यास या फिर प्रशिक्षण, या हम कहें कि प्रशिक्षण, अभ्यास एवं अनुभूति के अनुसार मनुष्य आदतों का निर्माण कर लेता है। जैसे कि ये आदतें सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती हैं। जैसे कि बालक बड़े लोगों को देखकर, जैसे बड़े लोग सिगरेट पीते हैं तो उनको देखकर बच्चा उनको जो सिगरेट के छूटे हुए पार्ट होते हैं या फिर अनयूज्ड जो पार्ट होते हैं उनको उठाकर बालक मुंह में लगाता है, या फिर चूल्हे पे बैठकर माँ के साथ जैसे रोटी बनाती है तो जो सिरकी होती है उनको बीड़ी बनाकर या सिगरेट बनाकर उनको अपने मुंह में लेता है। इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया कर लेता है, तो बालक बच्चों से मतलब अपने बुजुर्गों से या फिर समाज से किसी भी माध्यम से कुछ उसने अर्जन किया या फिर जो व्यवहार था उनको अर्जन किया और सेम वही कंडीशन दोहराने लगता है। यह नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, या फिर
किसी व्यक्ति के जो अनुक्रिया थी उसकी कि वो मादक पदार्थों का सेवन करता है और अपने व्यवहार में इस प्रकार का परिवर्तन करता है कि कुछ इधर उधर झूमता है या फिर कोई उल्टा सीधा बात बोलता है, तो बालक उसका अनुकरण करता है और अनुकरण करके सेम वही प्रक्रिया दोहराता है। तो इस प्रकार का अधिगम, चाहे ये वांछित, ये स्थायी हो या ना हो, लेकिन अधिगम है। तो साथियों, हमने सबसे पहले अधिगम के शाब्दिक अर्थ के बारे में जाना, जो कि सीखना है। तदुपरांत हमने कुछ परिभाषाएं देखी कि व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। इसके अतिरिक्त हमने दूसरी परिभाषा देखी कि व्यवहार में वांछित अधिगम ही परिवर्तन है। व्यवहार में वांछित परिवर्तन ही अधिगम है। तदुपरांत हमने अंतिम परिभाषा देखी थी कि व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। तदुपरांत हमने कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं ली, जिसके अंतर्गत क्रो एंड क्रो के अनुसार आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्ति का अर्जन ही अधिगम है। तदुपरांत हमने वुडवर्थ महोदय की बात की, जिन्होंने कहा कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, अर्थात उन्होंने दूसरी परिभाषा भी दी थी कि अनुभवों में वृद्धि ही अधिगम है। तदुपरांत हमने हिलगार्ड महोदय की परिभाषा देखी, उनके अनुसार नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। इसके बाद में हमने गेटस महोदय की परिभाषाएं देखी, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण एवं अभ्यास द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तदुपरांत हमने गिलफोर्ड महोदय की परिभाषा देखी कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम है। लास्ट हमने परिभाषा देखी स्किनर महोदय की। स्किनर महोदय के अनुसार व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। अंतिम रूप से हमने परिभाषा देखी पावलोव महोदय की। पावलोव महोदय के अनुसार अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। साथियों, हमने कुछ शाब्दिक अर्थ अधिगम के और परिभाषा जानी। तदुपरांत हम अधिगम के सोपानों के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं कि अधिगम के स्टेप्स या सोपान क्या है, कि अधिगम किस प्रकार से आरोही से अवरोही क्रम में बढ़ता है। सबसे पहले क्या करना होता है, अधिगम के अंतर्गत क्या चीज होती हैं। तो सबसे पहले साथियों, अधिगम के सोपान कुल 8 हैं। अधिगम के सोपान या स्टेप्स। तो अधिगम के सोपानों की बात करें तो ये टोटल कुल 8 हैं। सबसे पहला सोपान आवश्यकता। आवश्यकता के अलावा प्रेरक या अभिप्रेरणा। नीड्स। दोस्तों, अधिगम करने के लिए सबसे पहले जो प्रेरक होता है या फिर आवश्यकता होती है, जो पहला सोपान है वो आवश्यकता, प्रेरक या अभिप्रेरणा है। सबसे पहले हम, जैसे मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं और आप उस चीज को देख रहे हैं या फिर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई आपकी आवश्यकताएं हैं जिनको आप पूरी करना चाहते हैं। तो अधिगम करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है आवश्यकता। बिना आवश्यकता के कोई भी अधिगम व्यक्ति कर नहीं सकता है। तदुपरांत सेकंड स्टेप लक्ष्य या बाधा। साथियों, लक्ष्य या उद्देश्य। गोल। आवश्यकता होने के तदुपरांत सेकंड स्टेप था लक्ष्य या उद्देश्य, अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए छोटे छोटे उद्देश्यों के माध्यम से बड़े लक्ष्य की ओर जाना।
अर्थात किसी भी क्रिया या फिर अधिगम करने के लिए हम लक्ष्य आपका हमारी वीडियो के माध्यम से हम जो आपको कुछ पढ़ा रहा हूं मैं उसको आप किस लिए देख रहे हैं कि आपका एक लक्ष्य हो टीचर बनने का या फिर किसी प्रकार का एक लक्ष्य हो, उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर अधिगम आवश्यकता के अतिरिक्त लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। तीसरा, हम इस तीसरे स्टेप की बात करें, आवश्यकता के तदुपरांत लक्ष्य या उद्देश्य की बात की, तदुपरांत तीसरा स्टेप बाधा तत्परता, रेडीनेस। दोस्तों, आवश्यकता होने के बाद में लक्ष्य, ये सेकंड स्टेप जरूर ध्यान रखिएगा आप। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि पहले लक्ष्य रखते हैं उसके बाद में आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है, सबसे पहले आवश्यकता होती है, तदुपरांत लक्ष्य रखा जाता है। लक्ष्य को, कोई भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करते हैं हम, तो उसके बीच में बाधाएं आना कॉमन है। बाधाएं किसी प्रकार की हो सकती है, आर्थिक, सामाजिक, किसी प्रकार की। हम जैसे अब शिक्षार्जन कर रहे हैं, इसके बीच में किसी प्रकार की बाधा आ जाए, नेट सर्वर डाउन हो जाए या किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ सकती है। तो जैसे कि आपने हॉस्पिटलों के अंतर्गत, आईसीयू के अंतर्गत ये इस प्रकार की आपने लाइनें देखी होंगी। ये लाइनें आपने सोची होंगी कि किस लिए हुए हैं। अर्थात जीवन में, इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। उतार चढ़ाव नहीं रहे और सीधी ये लाइन हो तो आदमी ऊपर पहुंच जाता है। इसका मतलब यदि उतार चढ़ाव होंगे तो बाधाएं आना निश्चित है। बाधाएं आएंगी तो उसके लिए हमें दोबारा से तत्पर होना पड़ेगा। दोबारा तत्पर होंगे तभी अधिगम की इस तीसरे स्टेप को पार कर पाएंगे हम। इसके बाद में चौथा स्टेप होता है अधिगम स्थिति। अधिगम स्थिति, इसके अंतर्गत साथियों अधिगम स्थिति या फिर हम कहें लर्निंग सिचुएशन, इसके अंतर्गत अधिगम स्थिति अर्थात बालक के पास आवश्यकता हो, लक्ष्य निर्धारित कर लिया हो, बाधा और तत्परता से भी आगे निकल गया हो, इसके तदुपरांत अधिगम स्थिति आती है। या फिर वातावरण तैयार करना, वातावरण तैयार करना। दोस्तों, अधिगम के सोपान के अंतर्गत यदि हम बालक को उचित वातावरण नहीं देंगे या फिर शिक्षार्जन करते समय, आप जैसे अपन बाहर रहते हैं तो रूम है अपना, वो यदि सुव्यवस्थित ढंग से सेट नहीं है तो आपका अधिगम करने का मन नहीं करेगा या फिर पढ़ने का आपका मन नहीं करेगा। उचित आपको वातावरण नहीं मिल रहा, साथ वाला आपका आलसी हो, सो रहा हो, तो आप उचित अधिगम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके जस्ट विपरीत यदि आपका साथी पढ़ने में ज्यादा बिजी हो या फिर मन लगाकर पढ़ता हो तो आप भी उचित वातावरण को अपने अनुसार ढालकर और अधिगम करने की अपनी स्थिति में आ जाएंगे। जैसे कि किसी प्रकार की कोई भी वातावरण यदि हमारा नकारात्मक है तो आप अधिगम उचित रूप से नहीं कर पाएंगे। तदुपरांत नेक्स्ट स्टेप, अधिगम स्थिति के बाद में पांचवा स्टेप, वातावरण के साथ अंतःक्रिया या फिर अनुक्रिया, इंटरेक्शन। वातावरण के साथ की गई क्रिया अनुक्रिया कहलाती है। वातावरण आपको मिल गया, इसके बाद अनुक्रिया क्या करेंगे हम कि रूम को सुव्यवस्थित करेंगे, पढ़ाई का उचित वातावरण या फिर हम उचित माहौल पैदा करेंगे जिससे कि अधिगम उचित रूप में हो सके या फिर स्थायी रूप में हो सके। यदि अधिगम स्थिति के तदुपरांत हम अनुक्रिया नहीं करेंगे या वातावरण के साथ अंतःक्रिया नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो अधिगम नहीं हो पाएगा। तदुपरांत हम अनुक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन। सिक्स स्टेप, समायोजन, एडजस्टमेंट।
हमारी आवश्यकता की हमने पूर्ति की। आवश्यकता थी हमारी कि हमें शिक्षक बनना ही है, वरना परिवार और समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा या फिर हम उचित रूप से अधिगम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो आवश्यकता थी हमारी कि जो मूलभूत आवश्यकताएं या फिर कोई भी अभिप्रेरणा हुई उसके अंदर उसको देखते हुए हमारे अंतर्गत अधिगम के लिए मोटिव जागा और हम अधिगम के लिए प्रेरित हुए। तदुपरांत हमें लक्ष्य या उद्देश्य आए, सेकंड स्टेप। इसके अंतर्गत किसी भी अधिगम को करने के लिए हमें एक मतलब दूरगामी प्रोसेस को अपनाना होता है या फिर हमारा एक मोटिव, ये लक्ष्य होता है, गोल होता है कि हमें शिक्षक बनना ही है। यदि ये लक्ष्य नहीं रहेगा तो आप उचित अधिगम नहीं कर पाएंगे। उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद, उद्देश्य लक्ष्य छोटे छोटे उद्देश्यों से ही प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में थर्ड स्टेप हमने जाना तत्परता या बाधा। किसी भी कार्य को करने के बीच में हमें बाधा आएंगी, उनके लिए हमें तत्पर भी रहना पड़ेगा। तदुपरांत हमने चौथे स्टेप की बात की, अधिगम स्थिति या वातावरण तैयार करना। जब तक वातावरण हम तैयार नहीं कर पाएंगे तब तक हम अधिगम नहीं कर सकते हैं। अधिगम करने के लिए हमें उचित वातावरण या माहौल हमें पैदा करना होगा। तदुपरांत हमने बात करी अनुक्रिया की या फिर वातावरण के साथ अंत्यक्रिया करना। अधिगम स्थिति हमें पैदा हो गई हमारे सामने कि हमने वातावरण बना लिया, उचित माहौल बना लिया। इसके लिए हमें अनुक्रिया करनी होगी कि हमें अधिगम के लिए तैयार होना पड़ेगा। साथ ही से थोड़ा अभिप्रेरित करना पड़ेगा उन्हें भी कि आप भी पढ़ो, हम भी पढ़े, या किसी प्रकार की अनुक्रिया करनी पड़ेंगी। बगैर अनुक्रिया के अधिगम नहीं हो सकता है। तदुपरांत बात की हमने समायोजन की, एडजस्टमेंट। समायोजन अनुक्रिया का सेकंड स्टेप है। समायोजन यदि नहीं कर पाएंगे, हमारी कोई परिस्थितियां हो अनुक्रिया करने के बाद में समायोजन यदि हमने नहीं किया, एडजस्टमेंट नहीं किया, तो अधिगम नहीं कर पाएंगे। यह समायोजन आपके साथी के साथ हो सकता है, अधिगम परिस्थितियों के अनुसार हो सकता है, किसी प्रकार का समायोजन हो सकता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें सातवें सोपान की, तो सातवें सोपान के अंतर्गत अधिगम का सातवां सोपान व्यवहार में परिवर्तन या फिर परिणाम या चेंज। व्यवहार में परिवर्तन। हमारी आवश्यकता जागृत हो गई, लक्ष्य हमने निर्धारित कर लिया। इसके तदुपरांत हमने बाधा और तत्परता से क्रिया करना स्टार्ट किया। अधिगम स्थिति या वातावरण तैयार किया हमने। तदुपरांत हमने वातावरण के साथ अंतःक्रिया की या फिर अनुक्रिया की। इसके बाद हमने एडजस्टमेंट किया। एडजस्टमेंट करने के बाद में अधिगम करने के लिए नेक्स्ट स्टेप व्यवहार में परिवर्तन। जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा, वो अभ्यास के अनुसार आए, प्रशिक्षण के अनुसार आए या अनुभूति के अनुसार आए, किसी प्रकार से भी व्यवहार में परिवर्तन आए, जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा तब तक अधिगम अधूरा रहेगा। तो व्यवहार में परिवर्तन करना या फिर बिहेवियर चेंज करना ही अधिगम की 7 स्टेप है। तदुपरांत हम अंतिम स्टेप की बात करें, व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार का होना चाहिए। व्यवहार में परिवर्तन स्थायीकरण या फिर स्थायित्व का होना चाहिए, अर्थात वातावरण के अनुसार अनुक्रिया करने के बाद में जो व्यवहार में हमारे साथ परिवर्तन हुआ, व्यवहार में हमारे परिवर्तन हुआ, तदुपरांत वो परिवर्तन स्थायी है या अस्थायी है। यदि अस्थायी हुआ तो अधिगम नहीं होगा। व्यवहार में परिवर्तन हमेशा ध्यान रखें, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। तो व्यवहार में स्टेबलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। तो व्यवहार में परिवर्तन के बाद में व्यवहार में स्थायीकरण, तो व्यवहार में स्थायीकरण होते ही अधिगम प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, अधिगम प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन के अंतर्गत हमने बात की एक ऐसे टॉपिक जो कि प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम टीचर की, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सीटेट, डीएसएसबी, एमपीटेट, यूपीटेट, रीट, किसी भी प्रकार की अदर स्टेट की टीचर एग्जाम हो, उसके अंतर्गत
सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान एक ऐसी विषय है जिसे हम 10th या 12th तक ज्यादातर नहीं पढ़ते हैं, कॉलेज लाइफ में भी कम पढ़ने को मिलती है हमें। तो ये एक नया सब्जेक्ट है। इसको जानने के लिए हमें निम्न गाइड वगैरह कुछ भी पढ़नी होती है, या फिर कोई ओरिजिनल जो बुक होती है अदर कंट्रीज या फिर फॉरेन जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनकी बुकें पढ़नी होती हैं। इसके बाद में हम मनोविज्ञान के बारे में कुछ अवधारणा अपने व्यवहार में डालते हैं, मनोविज्ञान सीखते हैं। और मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिगम एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिगम के बगैर मनोविज्ञान अधूरी है। तो अधिगम के बारे में हमने जाना, जिसका शाब्दिक अर्थ सीखना था। अधिगम की जो परिभाषाएं दी उसके अंतर्गत हमने जाना कि व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। सेकंड परिभाषा जानी कि व्यवहार में वांछित परिवर्तन ही अधिगम है। अंतिम परिभाषा जानी हमने कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। तदुपरांत हमने कुछ परिभाषाओं की बात की मनोवैज्ञानिकों के, उनके अंतर्गत क्रो एंड क्रो जिन्होंने कहा कि आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्ति का अर्जन करना ही अधिगम है। तदुपरांत हमने बात की वुडवर्थ महोदय की। वुडवर्थ के अनुसार व्यवहार या सीखना विकास की प्रक्रिया है या अनुभवों में वृद्धि ही अधिगम है। हिलगार्ड महोदय की बात की हमने, नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। तदुपरांत हमने गेट्स महोदय की बात की। गेट्स महोदय के अनुसार प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तदुपरांत हमने गिलफोर्ड महोदय की बात की कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तदुपरांत हमने बात की स्किनर महोदय की। स्किनर महोदय के अनुसार व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। तदुपरांत हमने बात की पावलोव महोदय की। अंतिम रूप से पावलोव महोदय के अनुसार अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। इन परिभाषाओं को तदुपरांत हमने बात की अधिगम के स्टेप या सोपानों की, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहला स्टेप पढ़ा आवश्यकता, प्रेरक या फिर अभिप्रेरणा, नीड्स। सबसे पहले मनुष्य के नीड्स होनी चाहिए। अधिगम की परिस्थिति, अधिगम के फर्स्ट सोपान नीड्स। तदुपरांत हमने सेकंड स्टेप की बात की लक्ष्य या उद्देश्य, गोल। हमें गोल रखना चाहिए, गोल के बगैर अधिगम नहीं हो सकता है। तदुपरांत हमने थर्ड स्टेप की बात की तत्परता या बाधा, रेडीनेस। रेडीनेस के अंतर्गत व्यवहार में लक्ष्य हमने निर्धारित कर लिया, हम किसी भी कार्य को करेंगे तो उसमें बाधा आना सुनिश्चित है। बाधाओं को से तत्पर रहना ही अधिगम की थर्ड स्टेप है। अधिगम जो थर्ड स्टेप थी उसके अंतर्गत तत्परता, बाधा की बात की। इसके अंतर्गत इसके तदुपरांत हमने बात की अधिगम की स्थिति या वातावरण तैयार करना। अधिगम के लिए वातावरण तैयार करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त हमने नेक्स्ट स्टेप की बात की अनुक्रिया, वातावरण के साथ अनुक्रिया करना अधिगम की फिफ्थ। तदुपरांत हमने सिक्स स्टेप की बात की समायोजन। किसी भी व्यवहार में किसी भी तरह का वातावरण है इसके साथ हम अनुक्रिया करेंगे तब भी हम अधिगम के लिए आगे हमारी जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेगी। तदुपरांत 7 स्टेप की बात की हमने व्यवहार में परिवर्तन। जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा अधिगम नहीं माना जा सकता है। ये व्यवहार में परिवर्तन चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, सकारात्मक भी अधिगम है और नकारात्मक भी अधिगम है। तदुपरांत व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार का होना चाहिए, अंतिम स्टेप कि व्यवहार में परिवर्तन स्थायीकरण या स्टेबलाइजेशन का होना चाहिए। व्यवहार में जब तक स्थायी परिवर्तन नहीं होगा तब तक अधिगम नहीं हो सकता है। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी शायद, मैं आशा करता हूं। इसके तदुपरांत मैं आपसे ये भी आशा करता हूं कि आप जिनको भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो लाइक करें और कमेंट कर जो भी आपके डाउट हो उनको हमें प्रेषित करें। हम नेक्स्ट क्लास में उनका समाधान ढूंढेंगे या फिर हम नेक्स्ट स्टेप में आपको जो आपके क्वेश्चन होंगे, डाउट होंगे आपके, उनको क्लियर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।